ने एक काम किया जिससे कि वास्तव में आपका जीवन बदल सकता है और आप बहुत कुछ यहाँ से पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए, इसके टेक्निकल पॉइंट्स को देखने के लिए, समझने के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अकेले इस मंच पर आएंगे तो अपनी टीम के साथ बेईमानी होगी। इसलिए अपनी टीम को इनवाइट करें, उन्हें बुलाएं और एलजीएनएस के फैक्टर्स को समझने की कोशिश करें, जाने कि एलजीएनएस हमें क्या दे रहा है और किस तरीके से दे रहा है। तो दोस्तों देरी ना करिए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए और बुला लीजिए अपनी टीम को, और जिन्हें भी आप चाहते हैं कि वो इस मंच पे आके सीखे, समझें और अपने काम को आगे इम्प्रूव करें। दोस्तों सेशन शुरू होने से पहले हमेशा की तरह ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज फिर ईश्वर ने हमें इस संसार को देखने सुनने का मौका दिया, एक दूसरे को जानने का मौका दिया, पहचानने का मौका दिया और बहुत कुछ अच्छा करने का मौका दिया। तो ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे दोस्तों हमारी ग्रेट लीडर नेहा मैम के साथ, जो कि हमेशा की तरह इस मंच पे आती हैं और हमें बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल पॉइंट्स को समझाती हैं, बताती हैं, हर एक क्यूरीज को यहाँ सॉल्व करती हैं और आपकी और हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाती हैं और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करती हैं। तो दोस्तों आज फिर वही होगा, आज फिर हमारे बीच में हमारी मैम आएंगी और हमें बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ समझाने वाली हैं। तो फिर वही कहूँगा कि बुला लीजिए अपनी टीम को और काम को अपने अच्छा करने के लिए मेहनत करिए, टीम के साथ लगे रहिए और सीखिए और सिखाइए। दोस्तों कोई काम छोटा व बड़ा नहीं होता है, कोई काम ऐसा नहीं होता जिसमें हमें शर्म आए या फिर हम सोचें उसके लिए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं होता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती दोस्तों जिसमें कि हमें सफलता ना मिले। हर चीज़ में सफलता मिलती है दोस्तों, बस ज़रूरत है आपको अपनी हिम्मत को बनाए रखने के लिए, अपने उस काम को करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। आप हर चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। आप अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकते हैं, कोई आपको कमा के नहीं देगा। कोई आपका पड़ोसी आपसे आके ये नहीं पूछेगा कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, कोई आपसे नहीं पूछेगा। हर व्यक्ति अपनी थाली देखता है, हर व्यक्ति अपने जीवन को संवारता है, हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है। आज के समय में कोई किसी के लिए नहीं सोचता है। लेकिन अगर हम सिस्टम में किसी को लेके आ रहे हैं तो ये हमारी खुशकिस्मती है और सामने वाले की भी, कि हमने उनके लिए सोचा, उन्हें प्रोजेक्ट देने की कोशिश की और उन्होंने इसको ग्रैब किया। तो ये बहुत बड़ी उन पे एक कहा जाए ईश्वर की मेहरबानी, की उन्होंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की और इस सिस्टम में उन्होंने अपना कदम को रखा। दोस्तों हिम्मत जो होती है ना, किसी भी इंसान को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती है। बस हिम्मत से आपको काम लेना पड़ता है। आप हिम्मत से डटे रहिए, रेट को मत देखिए, डरिए मत कि रेट कहाँ जा रहा है। आज डाउन पे है तो निश्चित है कि कल अप भी होगा और हमें बेनिफिट देगा। इसलिए अपने इस रेट को जो है एंजॉय करिए, टोकन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करें, क्योंकि ये फ्यूचर है आपका। जितना आज आप टोकन रखेंगे उतना बड़ा आपके सामने कल फैक्टर खड़ा होगा, उतना बड़ा आपके सामने अमाउंट खड़ा होगा। छोटी छोटी जो पहल होती है ना दोस्तों, वही आगे जाके बहुत बड़ी बनती है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है ये। एक चिड़िया की कहानी दोस्तों, जो कि अपने लिए दाना चुगती है और किसी न किसी डगाल पर, पेड़ पर जाके अपने लिए दाना रखती है, खाती है। एक बार वो एक दाना लेके जाती है और चिड़िया जब उस दाना खा रही होती है तो वो दाना उसके मुंह से छूट जाता है और पेड़ की किसी ओखर में जाके फंस जाता है। चिड़िया उस पेड़ से मांगती है कि मेरा दाना मुझे वापस कर दो। पेड़ बोलता है कि मैं नहीं करूंगा। चिड़िया रिक्वेस्ट करती है दाना, तब भी पेड़ उसे नहीं देता, वापस नहीं करता है। चिड़िया गुस्से में जाती है बढ़ई के पास, बोलती तुम चलो मेरे साथ, पेड़ ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तुम उस पेड़ को काट दो। बढ़ई मना कर देता, भगा देता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसको भगा देता है। चिड़िया गुस्से में जाती है राजा के पास कि राजा जी, पूरी कहानी बताती कि मैं पेड़ पे गई थी, दाना खाई थी, दाना फंस गया, मैंने पेड़ से मांगा, पेड़ ने नहीं दिया, मैं गई बढ़ई के पास, बढ़ई ने मना कर दिया, मैंने उससे पेड़ काटने को कहा, आप उस बढ़ई को सजा दो। राजा जी हंसते हैं, बोलते हैं कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए बढ़ई को सजा दूं, मैं ऐसा नहीं दे सकता। राजा जी भी उस चिड़िया को भगा देते हैं। चिड़िया गुस्से में जाती है महावत के पास कि महावत जी, कल सुबह राजा साहब जब आपके साथ घूमने जाएंगे तो आप राजा साहब को हाथी से गिरा देना, क्योंकि उन्होंने पूरा वाक्य, उसने फिर चिड़िया ने उस महावत को बताई, उन्होंने मेरी महावत मना करता है, बोले हट पागल नादान चिड़िया, ऐसा थोड़ी होता है। महावत भी उसे भगा देता है। वो गुस्से में जाती है हाथी के पास, हाथी से जाके बोलती है कि हाथी जी, ये कहानी है, ऐसा ऐसा हुआ, पेड़ पे गई, ये फलाना, पूरी बातें फिर से रिपीट करती बताती है। हाथी भी गुस्से में आता है, हाथी बोलता है पागल हो गई हो क्या,
मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने मालिक के साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाथी भी उसे भगा देता है। फिर वो गुस्से में आ जाती है, उसका गुस्सा और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। फिर वो जाती है चींटी के पास। चींटी से जाके बोलती है, चींटी तुम मेरी एक मदद कर सकती है? चींटी बोलती है हाँ करूंगी, बताइए। चींटी बोलती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर पूरी कहानी बताती है, शुरू से आखिर तक बताती है। और बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ और हाथी को मार दो। चींटी हंसने लगती है, बोलती पागल हो गई हो तुम, इतनी सी बात के लिए मैं उस हाथी की सूंड में घुस के मैं उसे नहीं मार सकती, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब चींटी बेकाबू हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और बोलती है कि तूने मेरी बात नहीं मानी, एग्रेसिव हो जाती है और बोलती है कि अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। बोलती है कि अब मैं तुझे अपनी चोंच में दबा के ले जाऊंगी और तेरा मैं भंटाडार कर दूंगी, तुझे मार दूंगी। चींटी डर जाती है, चींटी बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो दौड़ती हुई जाती है हाथी के पास, हाथी जाता है महावत के पास, महावत जाता है राजा के पास, और राजा तुरंत तत्काल आदेश देता है कि बढ़ई को बुलाया जाए और उससे कहा जाए कि वो पेड़ काट के आए। बढ़ई तक खबर पहुंचती है, बढ़ई जाता है पेड़ के पास कि मेरे को राजा जी ने ऐसा ऐसा कहा है, तुम चिड़िया का दाना वापस कर दो। पेड़ डर जाता है कि मैं कट जाऊंगा तो मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। वो उठाता है चिड़िया का दाना, चिड़िया को वापस कर देता है। चिड़िया खुशी खुशी उस दाने को लेती है और वहां से दाना लेके उड़ जाती है। दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी कहानी है, लेकिन कहानी का सार यही है दोस्तों कि उस नादान छोटी सी चिड़िया जिसने सोचा था कि मेरा काम शायद आसानी से हो जाएगा, उसने हिम्मत नहीं हारी। चिड़िया ने अपने दाने के लिए कई लोगों से रिक्वेस्ट करी, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने उसकी मदद नहीं करी। लेकिन जब उसने अपने आप में जिद पकड़ ली, उसने अपने आप में गुस्सा उसके अंदर आ गया कि मुझे अभी किसी भी तरीके से हासिल करना है, मुझे करके रहना है, मैं करके रहूंगी। उसने अपनी पूरा सिर जोर लगा दिया, उसने बिल्कुल पूरी मेहनत कर डाली, पूरी ताकत लगा डाली। और उस ताकत के बाद क्या हुआ दोस्तों, उसने जीत हासिल करी। दोस्तों जीवन में भी हमारे यही होता है, छोटी छोटी सी परेशानियां आती हैं जिनको देख के हम डर जाते हैं, हार जाते हैं, बैठ जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, किसी ने मना कर दिया, अब क्या होगा, रेट नहीं बढ़ रहा है, अब क्या होगा, कहाँ जाए, क्या होगा। दोस्तों क्या होगा से कुछ नहीं होगा जब तक हम खुद कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों, लगे रहना है, उस चिड़िया की तरह अपने हौसलों को बुलंद रखना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता जरूर मिलेगी। और दोस्तों सफलता सिर्फ उसी को मिलती है जो मेहनत करते हैं, और जो सिर्फ बैठ के इंतजार करते हैं दोस्तों, उन्हें सिर्फ वही मिलता है जो मेहनत करने वाला छोड़ के जाता है। दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और अपने काम को प्रूव करके दिखाइए कि आपके काम में वो ताकत है कि आप हर कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और बुलाते हैं हमारी ग्रेट लीडर नेहा मैम को। मैम आप आए इस मंच पर और आज के सेशन की शुरुआत करें। मोस्ट वेलकम नेहा मैम, और सारे लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि नेहा मैम का जोरदार स्वागत किया जाए। मोस्ट वेलकम नेहा मैम, स्वागत है आपका, मंच माइक आपका। कोई बात नहीं दोस्तों, शायद नेहा मैम थोड़ा सा बिजी होंगी, हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अभी रेट को लेकर मैंने बात किया था, बात छेड़ा था रेट को लेकर, तो मैं यही कहूंगा रेट को लेकर कि रेट अभी जो चल रहा है उस रेट पर अभी हमको सिर्फ इतना करना है दोस्तों कि अगर हमारे पास में अगर 500 रुपये भी है ना, उस 500 रुपये का टोकन लेके छोड़ देना है हमें, क्योंकि वो जो 500 रुपये का टोकन है ना, इन फ्यूचर अगले 2 से 3 महीनों में आपको 5,000 देने वाले हैं, या 5 लाख भी दे सकते हैं। तो आप उस टोकन को पहचानिए, उस रेट को पहचानिए, उस रेट को लेके पैनिक ना होइए, क्योंकि वो जो रेट है वो रेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस रेट को लेकर अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि रेट कम हो गया हमारा क्या होगा, हमारा लॉस हो गया है, हमारी कंपाउंडिंग तो हो रही है लेकिन हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों ये चीज़ ऐसा नहीं सोचना है। हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, इस मंच पे आके सभी को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग आएँ, आगे बढ़ें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टोकन हो सकता है उस टोकन को परचेज करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये भी कहूंगा दोस्तों, विड्रॉल नहीं करना है, विड्रॉल लेके बाहर भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम हमें दिया है हमारी अपलाइन ने, हमारे लीडर्स ने, या जिसने भी दिया है, या ईश्वर की दया से आज हमें ये सिस्टम जो मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आने वाला है आने वाले कुछ समय में। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि वास्तव में ये जो एलजीएन सिस्टम है, ये हम सभी को, अगर जिसके पास एक एक टोकन भी है ना, और यहाँ पे मंच पे आके बार बार बताया गया है कि जिसके पास एक टोकन भी है, उसका एक टोकन अगले 5 सालों में सामने वाले व्यक्ति को लखपति करोड़पति भी बना सकता है। इसलिए धैर्यता रखिए। अगर मैं आज बात करूं दोस्तों फिर से बिटकॉइन की,
कि बिटकॉइन आज की डेट में आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, बिटकॉइन का रेट हो चुका है दोस्तों इंडियन करेंसी में अप्रोक्स 77 लाख का, यानी 77 पॉइंट समथिंग, यानी 78 लाख के आसपास आ चुका है। 5 दिन पहले यही 61 पे था, आज 78 79 छूने वाला है, यानी कि दिसंबर तक दोस्तों बिटकॉइन 1 CR क्रॉस करके बहुत आगे, दिसंबर क्या दोस्तों, अगले 2 महीने के अंदर ये 1 CR क्रॉस करके चला जाएगा। इसलिए बिटकॉइन जो कि मदर करेंसी है क्रिप्टो की, मदर करेंसी जहां जहां रन करेगी, जिस हिसाब से रन करेगी, उस तरीके से हमारे अदर जो टोकन है वो भी रन करने वाले हैं। इसलिए हिम्मत रखिए, धैर्यता रखिए और लगे रहिए इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो कल है, हमारा आने वाला जो सूरज उगेगा वो बहुत ही शानदार उगेगा, बहुत अच्छे तरीके से हमारे जीवन में कुछ नया, कुछ मोड़ लेके आएगा। तो दोस्तों मैं फिर कहूंगा, टोकन परचेज करिए, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। नेहा मैम, अगर आप उपलब्ध हो चुकी हैं तो अपना हैंड रेस्ट करके आ सकती हैं, आपका स्वागत करूंगा फिर से एक बार। ग्रेट, नेहा मैम आ चुकी हैं दोस्तों। तो फिर से एक बार अपने जो भी रिएक्शन है उसके द्वारा नेहा मैम का स्वागत किया जाए। मोस्ट वेलकम नेहा मैम, स्वागत है आपका, प्लीज मंच माइक आपका। थैंक यू सो मच संदीप सर, थोड़ा सा लेट हो गई। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। आप सबका आज के इस मॉर्निंग जूम सेशन में एक बार फिर से वेलकम है डियर्स। तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो हम लोग कल के ही सेशन को वापस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम लोग इस सेशन को जो है वो कंटिन्यू करें, क्योंकि आज जितना मैं कवर कर पाऊंगी उसके बाद का जितना भी बचेगा हम लोग उसको फिर किसी नेक्स्ट वीक के अंदर में मंडे ट्यूसडे को उसको कवर करेंगे। राइट। बाकी के दिन हमारे पास में जो भी अपने पास टेक्निकल सेशन चलेगा हम उसको कवर करने वाले हैं। तो आज जो है आप सभी लोगों को यही बोलूंगी कि हम लोग व्हाइट पेपर को थोड़ा सा और स्टडी करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि इस व्हाइट पेपर के अंदर में और चीजें हम लोगों को क्या क्या बताई गई हैं, ताकि हम तो जो है अपना थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल को और ज्यादा बिल्डअप कर पाए। राइट। सो आर यू ऑल रेडी ऑल? क्या सभी लोग रेडी हो डायरी पेन के साथ में जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसको नोट डाउन करने के लिए, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए? क्या बात है डियर्स, इतने कम रिएक्शंस? क्या हुआ, सीखना नहीं चाहते हम? ओके, दैट्स गुड। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर अपने अपने डायरीज एंड पेन को जो है वो एक्टिव कर लें, ताकि जितनी भी चीजें मैं आपको अभी इस सेशन के अंदर में बताने वाली हूँ आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर पाए, उसको अच्छे से आप समझ पाए कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या है और किस तरीके से ये जो है वो आगे चल करके लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देने वाला है। इसकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्या है, क्या सोच करके डेवलपर ने इसको जो है वो बनाया है। राइट। वो सारी चीजें जो है वो मैं आज के इस सेशन के अंदर में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर वापस से हम लोग जो है आज के स्क्रीन जो है मैं वापस से आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। थोड़ा सा हम लोग व्हाइट पेपर को स्टडी करेंगे। राइट। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। चलिए। तो कल हम लोगों ने ये वाले पेज के ऊपर में हमने एंड किया था कि प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, किस तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव रख रहा है, इसकी क्या क्या प्लानिंग है, एजुकेशन, इकोलॉजिकल एंट्रेंस की बात करें, मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म की बात करें, स्टेबल कॉइन की बात करें, मैंने वो सारी चीजें आपको कल के सेशन के अंदर में बताई भी थी। आज जो है हम लोग नेक्स्ट पेज को स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमारे पास में ये पेज है, आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर में दे रखा है। सो इस पेज के अंदर में सेवंथ पेज जो है हमारे पास में, इस पेज के अंदर में अभी हमें क्या बताया गया है, ओरिजिन का हम लोग अभी जो है ना मिशन एंड विजन ही यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि ओरिजिन का क्या मिशन है, क्या विजन है। राइट। तो इस पेज के अंदर में हम लोगों को क्या बताया गया है? सो यहाँ पर पैरेलल फाइनेंस वर्ड का जो है एक कंसेप्ट यहाँ पर बताया गया है। इसमें क्या कहना चाह रहा है ओरिजिन, वो क्या बनाना क्या चाह रहा है? सो यहाँ पर ओरिजिन जो है, आपको कल भी मैंने बताया था कि एक डेफी प्रोजेक्ट है,
3.0 बेस यहाँ पर फाइनेंशियल इकोसिस्टम वो बनाना चाहता है, जिसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम, प्राइवेसी, सिक्योर और एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना चाहता है। सो फाइनेंशियल सिस्टम जो है प्रोवाइड कर रहा है वो हमें एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर में ना सिर्फ हम लोगों को सिक्योरिटी, हमें प्राइवेसी, हमारे पास में फ्रीडम, बल्कि एक डिसेंट्रलाइज्ड पूरा प्रोजेक्ट जो है हमारे फ्यूचर के लिए यहाँ पर क्रिएट करने का इसका पूरा एक प्लानिंग है। तो प्राइवेसी पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस है। ऑब्वियसली बात है, हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में जाएं तो वहां पर सबसे बड़ा इशू जो होता है वो होता है प्राइवेसी को लेकर के। अगर किसी प्रोजेक्ट की प्राइवेसी के अंदर में कमी हो तो क्या हम लोग वहां पर स्टेबल कर पाएंगे? क्योंकि हमें भी हमारी प्राइवेसी मेंटेन करना अच्छा लगता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी का भी जो फंड है किसी को भी वहां पर शो ऑफ हो पाए। सो रीजन के विजन में सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? प्राइवेट एंड एनोनोमस स्टेबल कॉइन पेमेंट इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताया गया है। तो इसका पर्पस क्या है प्रोजेक्ट का? पेमेंट्स को प्राइवेट बनाना, एसेट्स को ग्रेटर प्राइवेसी राइट्स देना, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करना, यानी कि हम लोग जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम यूज करते हैं ना, बैंकिंग सिस्टम, उसको रिड्यूस करना, प्राइवेट पेमेंट इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना। मतलब हम लोग किस तरीके से अपनी ट्रांजेक्शन्स रन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं ब्लॉकचेन के जरिए, हम लोग कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के जरिए, हमारे पास में क्विक स्वैप एंड रॉकेट स्वैप है उनके जरिए, राइट। तो यहाँ पर ओरिजिन का जो आइडिया है वो ना ये सिर्फ एक टोकन को लेके आने का आइडिया है, बल्कि एक ऐसा कंप्लीट प्राइवेट डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बनाने का आइडिया है। वो नहीं कह रहा है कि मैं सिर्फ एक टोकन ही लेके आऊंगा, राइट। वो एक पूरा एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है डे बाय डे, जिसकी आपको अपडेट्स भी आती जा रही हैं। पैरेलल वर्ल्ड, पैरेलल वर्ल्ड का एक कंसेप्ट यहाँ पर तैयार किया है। आपको मालूम है कि जब ये ब्लॉकचेन का जन्म हुआ था तब यहाँ पर ये भी एक कंसेप्ट आया था पैरेलल वर्ल्ड का ही। तो उसमें क्या होता था, हम लोग बैंक्स में जाते थे, अपने पेमेंट्स को डिपॉजिट करते थे, वहां पर पूरा कंट्रोल जो है वो आरबीआई सेंट्रलाइज्ड रहता था। मतलब कि बैंकिंग कंसेप्ट जो होता है वो सेंट्रलाइज रहता है और उसको पूरा कंट्रोल किया जाता है ट्रेडिशनल वे के जरिए। लेकिन ओरिजिन क्या कह रहा है कि हम जो है ब्लॉकचेन के जरिए अपनी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखेंगे, डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट करेंगे, इकोनॉमी क्रिएट करेंगे, उसके अंदर में कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी और हर एक इंडिविजुअल पर्सन का, हर एक पार्टिसिपेशन का आपके फंड के ऊपर में अपना कंट्रोल रहेगा। ऐसा ही हो रहा है। तो यही सब चीजें हम लोगों के पास में आज की डेट में भी आपको देखने को मिल रही है। क्या आपके फंड को कोई और कंट्रोल कर रहा है? आपके अलावा आप ही कर रहे हो, राइट। कम्युनिटी गवर्नेंस, कम्युनिटी गवर्नेंस का क्या मतलब हुआ? अब जैसे कि ट्रेडिशनल बैंकिंग की हम बात करें तो वहां पर अगर कोई भी चेंजेस, कोई भी कुछ लेके आना होता है तो जिसके भी कंट्रोल में होता है ये प्रोजेक्ट, राइट, या जो भी उसे कंट्रोल कर रहा है, गवर्न कर रहा है, तो उसकी सारी डिस्कशंस हो या डिसीजंस हो तो वो ऑनर, क्रिएटर या गवर्नमेंट के थ्रू ही ली जाती है। लेकिन ओरिजिन के अंदर में कम्युनिटी गवर्नेंस का एक ऑप्शन आपके पास में है, जिसका मतलब है कि आप सभी जो है एक कम्युनिटी मेंबर्स हो। और हमें भी पता है आज की डेट में कम्युनिटी मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो 26 लाख से ऊपर की इसकी कम्युनिटी जो है वो हो चुकी है। एंड यहाँ पर अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो डाउ वोटिंग होती है। सो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स के अंदर में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अगर कुछ भी चेंजेस करनी होती है या फिर कोई नया कंसेप्ट लेके आना है। फॉर एग्जांपल हम लोग जब पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर में थे, स्टेबल कॉइन ए को लेके आने के लिए डाउ वोटिंग हुई। आपके पास 360 बॉन्ड को शुरू करने की डाउ वोटिंग हुई, 600 डेज की डाउ वोटिंग हुई, राइट। आपके पास में चाहे फिर वो फंड रेज करने की अभी जस्ट रिसेंटली बात करी जाए तो फंड रेज करने की भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी डाउ वोटिंग हुई। ट्रेजरी फंड के बारे में भी जब चीजें ओपनली आ रही थी तब भी उसके रिलेटेड डाउ वोटिंग हुई। तो ऐसे जो कुछ बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं उनको गवर्नेंस कम्युनिटी यानी कि हम ही कम्युनिटी मेंबर्स के जरिए जो है वहां पर डाउ वोटिंग की जाती है। सो डिसीजंस में पार्टिसिपेट करेंगे सारे कम्युनिटी मेंबर्स,
इकोसिस्टम को कलेक्टिवली बिल्ड करेंगे, ये एक इकोसिस्टम ही तो क्रिएट हो रहा है एक हमारे पास में पूरा। ग्रुप डिवाइस ड्रिवन एटोनॉमस सिस्टम डेवलप करेंगे, अपने फाइनेंशियल इकोसिस्टम में ग्रेटर कंट्रोल कर रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस है कि हम लोग जो है, जो भी यहाँ पर चेंजेस हो या जो भी कुछ कंसेप्ट नया लेके आ रहे हैं, तो उसके डिसीजंस जो है वो गवर्नेंस के जरिए हो, डाउ वोटिंग के जरिए हो, कम्युनिटी गवर्नेंस के जरिए हो। तो यहाँ पर ये जो एक कंसेप्ट है वो कम्युनिटी प्लस डिसेंट्रलाइज प्लस इंडिविजुअल कंट्रोल के बेस्ड है। यानी कि आपके पास में कम्युनिटी भी है, प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज भी है, और सबका अपने अपने फंड के ऊपर में इंडिविजुअल कंट्रोल भी है। सिर्फ करेंसी बनाना गोल नहीं है, प्रोजेक्ट पहले ही बोल रहा है कि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक करेंसी ही जहां पर डेवलप करूं, राइट। प्रोजेक्ट कह रहा है कि यहाँ पर एक टोकन को लॉन्च करके बस उसकी ट्रेडिंग करवाते रहना, ये मेरा कोई गोल नहीं है, बल्कि एक ऐसे इकोसिस्टम को क्रिएट करने का मेरा गोल है जो कि इंडिपेंडेंट डिजिटल फाइनेंशियल एक सोशल इकोसिस्टम हो, राइट, जिसके अंदर में सभी का कंट्रोल हो। किसी के सभी का कंट्रोल मतलब इंडिविजुअल कंट्रोल, आपका खुद का, आपके कंट्रोल फंड के ऊपर में आपका कंट्रोल हो, राइट। तो वो एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर में कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो और न्यू डिजिटल सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो, राइट। तो यहाँ पर ये सिंपल शॉर्ट समरी में बताया गया, सेम वही प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर में यहाँ पर इस पेज के अंदर में क्या चीजें कवर की गई हैं, इस पेज के अंदर में बताया गया है ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी, राइट। तो ये ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी में क्या है, सेकंड सेक्शन जो है हमारे पास में, तो इसमें आपके पास में इंटरनल कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में बात की गई है। सो ये जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, इसमें क्या चीज होती है। अब हम लोग अगर यूजुअली देखें, ट्रेडिशनल मार्केट की अगर हम लोग बात करें या ट्रेडिशनल इकोनॉमी में बात करें, तो वहां पर मेनली क्या होता है, सप्लाई और डिमांड प्लस प्राइस, सिर्फ इसी को देखा जाता है। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी में क्या होता है कि सिर्फ प्राइस ही सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, वहां पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्या चेक करते हैं, प्राइस, भाई डिमांड आ रहा है तो रेट बढ़ रहा है, दैट्स ओके, ये आपके पास में क्या है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी है। लेकिन यहाँ पर ओरिजिन एलजीनेस के कंसेप्ट के अंदर में सिर्फ प्राइस को ही देखना इनफ नहीं है, राइट। इसके अंदर में लोग सिस्टम के अंदर में मिलकर के काम कर रहे हैं, उनकी नीड्स को कोऑर्डिनेट करना। इंटरनल कोऑर्डिनेशन का मतलब ही यही है कि सिस्टम के अंदर में जो भी पर्सन काम कर रहे हैं वो सब मिलकर काम करें, उनकी नीड्स को कोऑर्डिनेट करें और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करें। जो हमारे पास में रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज में क्या चीजें आती हैं, आपके सारे टोकन्स, आपके यूएसडीटी, डाई, एलजीनेस, जीएलजीनेस, स्टेबल कॉइन, एक ही बात करें, राइट। तो ये सब क्या हमारे रिसोर्सेज है, हमारे पास में स्वैपिंग के लिए यूज हो रहा है, क्रॉस चेन ब्रिज ऑप्शन यूज हो रहा है, अनुबेस ब्रिज की बात करूं, राइट, रॉकेट स्वैप की बात करूं, क्विक स्वैप की बात करूं, ये सब हमारे पास में रिसोर्सेज है जिसको इफेक्टिवली यूज करना, राइट। तो सिर्फ प्राइस ही नहीं देखना, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि इस डिजिटल इकोनॉमी में देखे जाएंगे। थोड़ा सा ये बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी वर्सेस ओरिजिन का प्रपोज्ड मॉडल क्या है, इसको समझिए। अब ट्रेडिशनल तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया कि डिमांड अगर ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस के ऊपर में इफेक्ट पड़ेगा, राइट। अगर किसी टोकन की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई लिमिटेड हो, प्राइस बढ़ेगा। ये फैक्ट है, ये मैंने पता नहीं कितनी बार बताया है, बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर में ये सारी चीजें आपको कई बार बताई गई हैं, राइट। लेकिन ओरिजिन एलजीनेस का जो ये मॉडल है, उसका यहाँ पर क्या प्रोसेस है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन को भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो इसके अंदर में क्या होगा, डिमांड प्लस सप्लाई, वो प्राइस कोऑर्डिनेशन, कम्युनिटी, एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपके पास में क्या है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन है। यानी कि प्राइस मैकेनिज्म से नहीं ये चल रहा है मार्केट,
राइट। इसके अंदर में लोगों का पार्टिसिपेशन, कि पार्टिसिपेंट्स की कितनी कोऑर्डिनेशन है, वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरीके से पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस मॉडल के अंदर में बताया गया। तो डिजिटल इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी मतलब यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी में कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो कि ट्रेडिशनल फिजिकल इकोनॉमी की तरह इजीली मेजर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, ठीक है, हम लोग डिमांड को मेजर कर सकते हैं, हम लोग सप्लाई को मेजर कर सकते हैं, हम लोग रेट को देख सकते हैं, लेकिन जो इसके अंदर में बाकी चीजें हैं डिजिटल इकोनॉमी के अंदर में, कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, उनकी कंट्रीब्यूशन, प्रोजेक्ट की यूटिलिटी, लेबर्स वैल्यू क्रिएशन, अटेंशन कितना है, फोकस कितना है, कोऑर्डिनेशन कितना है, ये सब जो है वो मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक डिजिटल प्रोडक्टिविटी को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के अगर माइंडसेट में ये चीज है ना कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस प्राइस एंड प्राइस, तो प्रोजेक्ट ने पहले ही क्लियरली ये चीज बता दी है कि हमारा फोकस ट्रेडिशनल इकोनॉमी के ऊपर में नहीं बल्कि डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर में है, जिसमें कि डिमांड सप्लाई एंड प्राइस के अलावा भी आपके पास में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, उनकी यूटिलिटी की कितनी है, लेबर्स की वैल्यू क्रिएशन की बात करें, फोकस या अटेंशन कितना है, किसके ऊपर में है, और कोऑर्डिनेशन, राइट, ये सब चीजों के ऊपर में भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। चीजें समझ में आ रही हैं? कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? क्या बात है डियर, इतने कम रिएक्शंस? ये ऐसा तो नहीं लग रहा ऊपर ऊपर से जा रहा है? मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रोजेक्ट के वाइट पेपर के अंदर में क्या चीजें बताई गई है, उनका मोटिव क्या, उनका विजन क्या, उनका मिशन क्या है। बाकी जो आगे जिक्र आएगा उनके फॉर्मुलेशन की, उनके बॉन्ड सिस्टम की, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की, राइट, ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट्स की, या स्टेबल कॉइन ए की, एनएफटीज की, वो सब तो अभी आना बाकी है, राइट। हम सिर्फ आपको अभी ये बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट हमें कह क्या रहा है, कि डेवलपर ने जब ये प्रोजेक्ट बनाया था तो उसने क्या सोच करके बनाया, क्या उसके माइंडसेट के अंदर में था, क्या सिर्फ एक टोकन को लेके आना ही उसका मोटिव था, या उसके अलावा भी उसके बहुत सारे और भी मोटिव है, राइट। सो 198% हम लोगों के साथ में अभी कनेक्टेड है। ध्यान से सुनिएगा सारे सेशंस। इंटरनल कोऑर्डिनेशन इज इक्वल टू नीड्स को कंबाइन करना, मतलब कि यहाँ पर आ, कितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, उनकी मेहनत, यूटिलिटी वैल्यू प्लस फोकस इज इक्वल टू डिजिटल प्रोडक्टिविटी। अब डिजिटल इकोनॉमी के अंदर में डिजिटल प्रोडक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर यूजर्स की मेहनत कितनी लग रही है, इकोसिस्टम में उनकी कंट्रीब्यूशन और उनका फोकस यानी कि पार्टिसिपेशन मिलकर के डिजिटल इकोनॉमी में कितना वैल्यू जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टोकन को परचेज किया, होल्ड किया, प्रॉफिट लिया, दैट्स इट, ये चीज है हमारी। लेकिन प्रोजेक्ट क्या बोल रहा है कि कितने लोगों का पार्टिसिपेशन, अब उसमें लिक्विडिटी बॉन्ड भी है, 360 डेज का बॉन्ड भी है, 600 डेज का बॉन्ड भी है, बर्नेबल बॉन्ड भी है, लेगेसी 360 भी है, राइट। एनएफटीस लेने को कितने लोग यहाँ पर क्यूरियोसिटी रख रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीएलजीनेस में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, ये सब चीजें भी तो कैलकुलेटिव हो रही है ना। तो क्या सिर्फ एक टोकन को लेने का ही मोटिव यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है? प्राइस जो है वो सिर्फ यहाँ पर इन चीजों के ऊपर में फोकस ही नहीं कि खाली डिमांड सप्लाई आई और प्राइस के ऊपर फोकस है, वो सिस्टम ये भी चेक कर रहा है इकोसिस्टम कि लोगों का कंट्रीब्यूशन किस किस चीज के अंदर में है, राइट। अब मार्केट जो है वो खुद को कैसे करेक्ट करेगा, मतलब कि इंटरनल कोऑर्डिनेशन सप्लाई और डिमांड को बैलेंस या रेगुलेट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन मतलब कि हम लोगों की जो ये कम्युनिटी है, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट करके सब लोग मिल करके अगर हम लोग वर्क करें, पार्टिसिपेंट करें, तो डेफिनेटली उसकी क्या होगी, डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस एंड रेगुलेट करने में हेल्प होगी। अब अगर हमारी ही कम्युनिटी सब मिल करके, अगर हम लोग वर्क करें, पार्टिसिपेंट करें, तो डेफिनेटली उसकी क्या होगी, डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस एंड रेगुलेट करने में हेल्प होगी। अब अगर हमारी ही कम्युनिटी सब मिल करके
पैनिक में आ गई और उसने जल्दी से जल्दी सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा? लिक्विडिटी डाउन, मार्केट कैप डाउन, रेट डाउन, राइट? सप्लाई जितना ज्यादा हम लोग अपने टोकन्स को यहाँ पर बर्न करेंगे, सप्लाई भी कम होगी। लेकिन जब हम उसे स्टेक पे लगाते हैं तो वो मिंट भी होता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इकोनॉमी में या इकोसिस्टम में कोई कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है, तो एंटरप्रेन्योर्स या फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज पर डिपेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि नेगोशिएशन, कॉमन रूल्स और सोशल नॉर्म्स, इनके ऊपर में भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, राइट? नेक्स्ट है यहाँ पर एक एग्जांपल बहुत अच्छी दे रखी है। कह रहे हैं कि मान लो ओरिजिन इकोनॉमी इकोसिस्टम के अंदर में 10,000 यूजर्स हैं। सिर्फ ये देखना कि एलजीनेस की डिमांड कितनी है और प्राइस क्या है। ये जो प्रोसेस हो गया, ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ये हो गया ट्रेडिशनल प्राइस कोऑर्डिनेशन। मतलब कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी के अंदर में ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेशन वाला ये प्रोसेस हो गया। लेकिन ओरिजिन एलजीनेस का जो कंसेप्ट है, वो यहाँ पर क्या देख रहा है कि यूजर्स क्या कर रहे हैं, किस चीज की उनको नीड है, कौन इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रही है। अब मान के चलो कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी प्रॉब्लम क्रिएशन का ये आया था कि रेट डाउन हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए एक फंड रेज हुआ था। तो उसके लिए भी कम्युनिटी ने यहाँ पर उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उसको सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन निकाला और उस सोल्यूशन को सभी कम्युनिटी मेंबर्स के सामने यहाँ पर डिस्कस किया और फिर एक डाउ वोटिंग की गई। तो डाउ वोटिंग के जरिए वहां पर उसका कंट्रीब्यूशन भी निकाला गया और उस फंड को जो है यहाँ पर पॉलीगन प्लस अनुबिस दोनों के अंदर में यूज किया गया। तो क्या ओरिजिन एलजी ने सिर्फ ये देख रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट के अंदर में प्राइस जो है वो डिमांड ज्यादा हो रही है या सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, डिमांड कम आ रही है, तो इसका प्राइस जो है वो कम होता जा रहा है, क्या सिर्फ यही देख रहा है? या फिर वो ये भी देख रहा है कि ये इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है? आप मुझे बताओ कितने सारे पर्सन यहाँ पर कनेक्टेड है? 208 पर्सन है। तो ये सब आप ही लोगों के सामने हुआ है सारी चीजें। तो क्या आपने ये वाला फेस भी देखा है? डाउ वोटिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों ने डाउ वोटिंग भी की होगी, राइट? अभी कम्युनिटी ने एक चीज देखी कि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, प्राइस बहुत ज्यादा डाउन आ रहा है, इसकी यूटिलिटी, इसके रियल केस यूज को बढ़ाना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाए? उन्होंने गेमिंग एप्लीकेशन के ऊपर में भी फोकस किया। उन्होंने एआई एलजीएनएस के बारे में भी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की, राइट? तो नए नए प्रोजेक्ट्स आपके पास में आ रहे हैं, तो ये सब क्या है आपके पास में एक सॉल्यूशन है। क्या आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हो? ये चैट सेक्शन आप लोगों के लिए ऑन है, आप बता सकते हो। आप लोगों ने ये खुद चीजें देखी होगी, फेस आउट भी की होगी, आपने शायद डाउ वोटिंग भी की होगी। बहुत सारे पर्सन ने जीएलजीनेस का यूज करके डाउ वोटिंग भी की होगी, राइट? सो ये चीजें हैं। तो इसमें आप लोग ये मत देखो कि प्राइस ही है, क्योंकि प्राइस आपके पास में $1 का भी बैकअप है। ठीक है, $1 से डाउन अगर वो जाएगा, उसका भी उन्होंने बोला है कि हम लोग बैकअप रखेंगे, बायबैक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसको हम लोग आगे की स्लाइड्स के अंदर में डिस्कस करेंगे। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। यस। सो बहुत सारी पर्सन्स ने यहाँ पर यस यस में आंसर किया है। सो डेफिनेटली हम सब ने ये चीज को फेस आउट किया है, हम लोग देख रहे हैं डे बाय डे ये सारी चीजें हो भी रही हैं, राइट? अभी नेक्स्ट फेज है हमारे पास में यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल इकोनॉमी एंड डिजिटल इकोनॉमी। अब ये मटेरियल इकोनॉमी क्या है और डिजिटल इकोनॉमी क्या है? डिजिटल इकोनॉमी का मैंने जस्ट अभी आपको बताया भी है कि वो क्या होती है। अब मटेरियल इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी में डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। सो मटेरियल इकोनॉमी क्या है? यानी कि ये हमारी फिजिकल इकोनॉमी है नॉर्मल, जैसे कि कार, घर, खाना या कपड़े या मशीन्स। इन सब चीजों की हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू
वैल्यू को मोस्टली प्राइस प्लस क्वांटिटी से मेजर किया जाता है। डेफिनेटली हम लोगों के पास में अगर घर बनाने की बात करें, हम लोग अगर, मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ सोना चांदी की। ठीक है, सोना चांदी हो गया, फ्यूल हो गया, ये हमारे पास में गैस सिलेंडर की अगर बात करें वो चीज हो गई। तो हम लोग उनको चेकआउट करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर 1 किलो आटे की कीमत अगर 50 किलो है, तो वो 100 किलो आटे की कीमत कितनी होगी? 5,000। तो एक वैल्यू क्रिएट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है? ट्रेडिशनल इकोनॉमी, जिसमें कि प्राइस मैकेनिज्म सप्लाई और डिमांड को कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर उसको बनाया जा रहा है कि कितनी सप्लाई है कितना डिमांड है। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी में क्या है? डिजिटल इकोनॉमी में ना सिर्फ आपके पास में डिमांड, सप्लाई और प्राइस, बल्कि उसके साथ साथ आपके पास में आइडियाज क्या क्या आ रहे हैं, आपको इंसेंटिव्स क्या मिल रहे हैं, आपको रिवॉर्ड्स क्या मिल रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से रन कर रहा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कि जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, कम्युनिटी कितना ग्रो कर रही है, डिजिटल सर्विसेज और वैल्यूज, क्या आपको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, राइट? उसमें आपके साथ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर में अगर अपने फंड को लेके जाना, तो हम क्या करें? आपके पास में क्रॉस चेन ब्रिज ऑप्शन दे रखा है, राइट? आपके पास में अनुबिस ब्रिज ऑप्शन भी दे रखा है। अगर आप लोग अनुबिस ब्लॉकचेन के अंदर में किसी अदर ब्लॉकचेन का आप एसेट लेके आना चाहते हो, तो अनुबिस का दे रखा है। तो ये क्या है? आपके पास में एक डिजिटल सर्विसेज है। सो डिजिटल इकोनॉमी इन सब चीजों को भी इंपॉर्टेंस दे रही है, राइट? सो इनकी वैल्यू को सिर्फ प्राइस से मेजर करना डिफिकल्ट है, राइट? क्योंकि ये जो है फिजिकल गुड्स की तरह सिंपली लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं होती। अब आइडियाज की बात करें, कितने सारे आइडियाज आ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। कम्युनिटी आपसे पूछ सकती है। हम लोग अगर किसी कंपनी में भी काम करते हैं, वहां पर भी अगर ग्रुप डिस्कशन होती है, कोई प्रोजेक्ट के अंदर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम वहां पर क्या करते हैं? एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं। सभी अपना अपना थॉट्स एंड आइडियाज वहां पर शेयर करते हैं, जिसका वैल्यूएबल लगता है सबकी राय के साथ में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो इसकी तो कोई नहीं है, इंसेंटिव्स किसको कितना कितना देना है, तो ये भी कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड कर रखा है, राइट? सबके पास में यहाँ पर, हाँ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको कैलकुलेटिव तो नहीं किया जा सकता, राइट? अब प्राइस हर चीज को मेजर नहीं कर सकता। यहाँ पर मटेरियल इकोनॉमी को आपने समझ लिया कि प्राइस वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, क्योंकि उसके अंदर में लिमिटेड सप्लाई रहती है। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ प्राइस जो है वो हर चीज को मेजर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। डिजिटल सिस्टम के अंदर में प्राइस के साथ साथ कम्युनिटी का कोऑर्डिनेशन, उसकी पार्टिसिपेशन, उनके इंसेंटिव्स, उनकी कम्युनिकेशन और यूटिलिटी, ये सबको भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पर फोकस मार्केट का। सो यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी, जिसके बारे में हम लोग इतने टाइम से बात कर रहे हैं, उसको फोकस मार्केट के कंसेप्ट के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। यानी कि इसका इसका आइडिया ये है कि डिजिटल वर्ल्ड में लोगों को अटेंशन और फोकस और पार्टिसिपेशन भी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर सकता है। यस, सो डिजिटल इकोनॉमी के अंदर में अगर किसी लोगों का फोकस या उनका अटेंशन और पार्टिसिपेशन ये ज्यादा इंक्रीज हो गया। फोकस की बात करें, मान के चलो कि अभी टोकन इंक्रीज हुआ, हम लोग एलजीनेस की बजाय जीएलजीनेस पे फोकस कर लिए, तो उससे भी आपके पास में यहाँ पर क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हो रही है। बहुत सारे लोगों का फोकस अभी धीरे धीरे करके जी एलजीनेस और एनएफटी के ऊपर में हुआ। तो यहाँ पर क्या हम लोग खाली एलजीनेस के ऊपर में बैठे हैं? हम लोग यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास में जी एलजीनेस एयर ड्रॉप रिवॉर्ड की फॉर्म में अगर हमें मिल रहा है, तो हम उसे भी ले लें। हम एनएफटी अगर ले सकते हैं, तो सिस्टमैटिकली वे में उसे किस तरीके से ले सकते हैं, हमारा फोकस उसमें भी है। तो ये भी आपके पास में इकोनॉमी के अंदर में एक वैल्यू जो है वो क्रिएट कर रहा है। राइट? सो यहाँ पर एक एग्जांपल के फॉर्म में भी इन्होंने बताया है कि नॉर्मल प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट है, उसको हमने खरीदा, प्राइस आ गया, ठीक है, प्राइस उसका रहता है। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी में आइडिया भी होता है, प्लेटफॉर्म भी होता है,
उसका यूजर्स का अटेंशन भी होता है, पार्टिसिपेशन भी किया जाता है, कम्युनिटी की एक्टिविटी भी होती है, और फिर उसकी वैल्यू भी निकलती है। जीएलजीनेस का ही हम लोग एक एग्जांपल ले ले, तो वहां पर जीएलजीनेस को निकालने का भी एक आइडिया आया था, इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर लेके आना है, और कितने ट्रेडिंग से कितने अमाउंट से उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, वो भी आपके पास में एक निकल के आया था। यूजर्स का अटेंशन, वहां पर लोगों ने अटेंशन दिया, उसके ऊपर में फोकस किया, पार्टिसिपेट भी किया, और उसके बाद में उसकी एक वैल्यू क्रिएट हुई। कहाँ वो सिर्फ और सिर्फ $50 से स्टार्टअप हुआ था, और कहाँ उसकी आज की डेट में 1,05,000 से ऊपर की उसकी वैल्यू जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सो ये है आपके पास में एक डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल इकोनॉमी, राइट। ये आपके पास में ओरिजिन एलजीनेस बोल रहे हैं कि हम लोग इसको भी कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस ही हमारे पास में मेन फोकस नहीं है, राइट। सो एग्जाम्पल के तौर पे भी उन्होंने बता दिया कि सिर्फ एलजीनेस का प्राइस कितना है, वो डिमांड सप्लाई क्या है उसके बेसिस पर नहीं है। ये जो है यूजर्स कितने हैं हमारे, कितनी एक्टिविटी हो रही है, स्टेकिंग के अंदर में कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है, बॉन्ड सिस्टम के अंदर में लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इकोसिस्टम की यूटिलिटी क्या है, कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन क्या है, कितनी वैल्यू क्रिएट हो रही है, कौन कौन सा उनका फोकस क्रिएट हो रहा है, कहाँ कहाँ जगह पे उनका फोकस क्रिएट हो रहा है, क्या उनका जीएलजीनेस में फोकस है, क्या उनका एनएफटीज के अंदर में फोकस है, क्या डिस्काउंटेड वाले पर्सन पार्ट के अंदर में लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर लोग जो है वो यहाँ पर ट्रेजरी बॉन्ड या एलपी लिक्विडिटी बॉन्ड के अंदर में ज्यादा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। सो ये चीजों के ऊपर में भी यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट का फोकस रहता है। क्लियर हुआ इतना, जितनी चीजें मैंने आपको अभी बताई? यस। ग्रेट। तो अगर कोई पर्सन आपसे पूछे ना कि ओरिजिन एल्जीनेस का मिशन एंड विजन क्या है, तो आप उनको यहाँ पर एक चीज अच्छे से समझा सकते हो, ट्रेडिशनल इकोनॉमी के बारे में बता सकते हो, फोकस के बारे में बता सकते हो, राइट। उनको आप डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बता सकते हो कि प्रोजेक्ट का मेन विजन एंड विजन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो सिर्फ एक टोकन के ऊपर में सीमित नहीं है। इसीलिए हम लोग एक चीज आपको हमेशा बोलते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, वो लॉन्ग टर्म रन करने वाला प्रोजेक्ट है, वो कोई एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। वो अपने जैसे जैसे उसने अपनी प्रोसीजर्स बता रखे हैं, जैसे जैसे उसने अपनी सारी चीजें बता रखी है, वो डे बाय डे उसको उसी टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट भी करता जा रहा है, राइट। अब है यहाँ पर फोकस मार्केट, वही सिंपल चीज, फोकस मार्केट क्या है उसके ऊपर में पूरा एक एग्जांपल के फॉर्म में इस पूरे पेज के अंदर में आपको बताया भी गया है कि फोकस मार्केट क्या होती है, गेम थ्योरी ऑफ ओरिजिन प्रोटोकॉल। तो फोकस मार्केट का मैंने आपको ऑलरेडी एक अच्छा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने बता भी दिए। यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि फोकस का मतलब है रफली ये है कि कोई कॉमन आइडिया, गोल, प्रिंसिपल या फोकल पॉइंट लोगों को एक डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज कर सकता है, ठीक है। वही मैंने जीएलजीनेस का आपको एग्जांपल भी दिया। अगर कम्युनिटी को पता है कि एक पर्टिकुलर रूल या गोल फॉलो करना है, तो हर पर्सन को इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है, सब सेम कॉमन पॉइंट को फॉलो करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब इसको हम एक और एग्जांपल से भी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, सभी को मालूम है कि एलजीनेस जो है वो आपके पास में, क्योंकि डाई के साथ में पेयरिंग है, तो हमें वो जो है यूएसडीटी से डाई बना करके फिर डाई से एलजीनेस जो है वो हमें लेना होता है। ये एक कॉमन रूल है। तो सबको मालूम है, हम लोग एक चीज प्रोसीजर करते हैं कि इसी तरीके से आप जो है वो अपना एलजीनेस बाय कर सकते हो। और अगर आपको उसको सेल आउट करना है, तो आप उसको पहले अनस्टेक करके अपना डाई बना करके उसको सेल आउट भी कर सकते हो, यूएसडीटी भी कर सकते हो, एक प्रोसीजर है। तो उसका एक कॉमन गोल बोल सकते हो, एक रूल बोल सकते हैं जिसको हर कोई फॉलो कर रहा है। अगर मान के चलो कि आईडी जनरेशन की बात करें, तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। हम लोग पहले वॉलेट क्रिएट करते हैं, फिर हम लोग वहां पर अपने पास में पॉलीगन की अगर बात करें तो पोल लेते हैं, अगर हम लोग अनुबिस की बात करें तो डाई लेते हैं एज अ गेस्ट फीस। तो फिर आप जिस भी पर्सन के थ्रू आए हो उनका रेफरल लिंक यूज करके आईडी जनरेट करते हो। एक प्रोसीजर है, एक रूल है जिसको सभी फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो बार बार हर एक पर्सन को इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ रही कि आपको कोई और तरीका मिल गया है कि ज्वाइनिंग करने का। सभी को एक ही रूल मालूम है, उसी के अकॉर्डिंग सभी फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से फोकस मार्केटिंग ही है।
राइट, इसे बोल सकते हैं फोकस मार्केट। मीम वर्सेस फोकस। मीम यहाँ पर क्या होते हैं, मीम कॉइन्स क्या होते हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, राइट। अगर वो लक के बेसिस पे होता है कि हाँ ऐसे ही तुक्के से उनको जो है वो क्रिएट कर लिया, लक के बेसिस पर अगर वो चल गया तो बहुत अच्छा चल जाएगा, नहीं चला तो फिर वो डूब भी जाएगा, वहां पर कॉपिंग और रेप्लिकेशन से स्प्रेड होता है मीम। लेकिन फोकस जो है वो आइडियाज के बेसिस पर यहाँ पर वो होता है मेंटेन और ऑर्गेनाइज होता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें डिजिटल प्लस फिजिकल इकोनॉमी का कनेक्शन। तो मैंने आपको डिजिटल इकोनॉमी भी बताया और फिजिकल इकोनॉमी भी बताया। तो फिजिकल इकोनॉमी में हम लोगों के पास में एग्जांपल थी कार, घर, गोल्ड वगैरह, इन सब चीजों की एग्जांपल थी, राइट। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी के अंदर में आपके पास में पूरा सिस्टम की एग्जांपल थी। उधर देखो, उधर ना होगी। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग समझते हैं, जैसे कि फिजिकल इकोनॉमी में सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन और इंटरनल कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखते हैं कि एक कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस से ऑपरेट नहीं कर सकती, इम्प्लॉइज, मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट को कॉमन रूल्स एंड गोल्स को अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी आप एक कंपनी ले लो, वहां पर सिंपल एक कोई प्रोडक्ट आ गया, उसका प्राइस ये है, बस इतना ही नहीं इनफ होता। उनकी मैनेजमेंट भी होती है, उनके पास में एम्प्लॉयज भी होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, सबका अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जिसको हर कोई फॉलो करता है, तभी एक जाकर के एक अच्छी कंपनी जो है वो रन कर पाती है। तो इसी तरीके से ओरिजिन का भी यही थ्योरी है, वो भी यही सुजेस्ट कर रहा है कि डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड नेगोशिएशन, कॉमन सोशल इकोनॉमिक रूल्स कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब यहाँ पर भी आपके पास में एक सिस्टम को रन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, जिसको हर किसी को फॉलो करना होगा। और वो जब फॉलो करेंगे तो हमारा सिस्टम, हमारा इकोसिस्टम अच्छे से रेगुलेट कर पाएगा, अच्छे से रन कर पाएगा। अगर हम उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, उनको उस तरीके से नहीं प्रोसेस करेंगे, तो वो आप उसके आगे ग्रो ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये भी आपके पास में एक पूरा प्रोसेस है। अब फॉर एग्जाम्पल ओरिजन ने क्या किया, आइनोबिस के अंदर में सबको ये चीज का डाउट रहता है कि भाई इसके अंदर में 40% का सेल टैक्स लगा हुआ है, हर कोई इस चीज से परेशान है। लेकिन वो क्यों रूल एंड रेगुलेशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पर्सन, जब हम लोग पॉलीगन से कम्युनिटी अनुबिस के अंदर में शिफ्ट हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे स्पेकुलेटर्स भी हैं जो कि क्या कर रहे हैं, पॉलीगन के टोकन्स को लेकर के अनुबिस के अंदर में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि पॉलीगन का रेट कम है, तो पॉलीगन से ज्यादा टोकन लेकर के उसको अनुबिस में शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो अनुबिस में शिफ्ट हो जा रहे हैं, उसमें आपके पास में फिर क्या होता है, उसमें आपके पास अनुबिस में आने के बाद में उनका फोकस होता है कि हम जो है उसको क्या करें, पॉलीगन के रेट से ना देकर के अनुबिस के रेट से दे। ये माइंडसेट था सबका। लेकिन सिस्टम ने क्या कर दिया, 40% का सेल टैक्स लगा दिया कि अगर आप यहाँ से विड्रॉ करोगे भी तो 40% का जो भी आपका सेल टैक्स, और ये आपके पास में प्राइस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो रहा है, प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो ये सेल टैक्स भी कम हो जाएगा। और आप लोग एक चीज को कैलकुलेट करना कि अगर हम लोग अपने अनुबिस के टोकन को वैसे विड्रॉ करके देखते हैं, तो आपके पास में लमसम रेट उतना ही निकलता है जो पॉलीगन के ऊपर में है, राइट। तो आपके पास में इस चीज से बचने के लिए, सेलिंग को कम करने के लिए उन्होंने सेल टैक्स जो है वो यहाँ पर ज्यादा लगाई थी, ताकि ऐसे स्पेकुलेटर्स काम ना करें, राइट। तो ये भी आपके पास में क्या है, एक इकोसिस्टम ही है। यहाँ पर भी एक रूल एंड रेगुलेशन ही फॉलो किया गया है, किस चीज के लिए, ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो अच्छे से रन कर पाए, इसमें कोई ऐसी डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो पाए, राइट। अभी नेक्स्ट है गेम थ्योरी ऑफ ओरिजिन प्रोटोकॉल। चलिए इस वाले सेक्शन को हम लोग क्लियर करते हैं। तो गेम थ्योरी ऑफ ओरिजिन प्रोटोकॉल के अंदर में, ओरिजिन प्रोटोकॉल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों को फाइनेंशियल प्रोटोकॉल के साथ साथ इंटरेक्शंस को भी चेंज करना है। यानी कि प्रोजेक्ट कह रहा है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन के थ्रू न्यू करेंसीज को क्रिएट करना और ऑपरेट किया जा सकता है,
बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के डायरेक्ट कंट्रोल की, राइट। हम लोग जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ में इंटरनल कोऑर्डिनेशन के जरिए नए नए करेंसीज जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं, जिसके बीच में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी का कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो नहीं रहने वाला है। प्रिजनर टेलिमा का कनेक्शन, अब यहाँ पर उधर ही होनी है। अगर दोनों कॉपरेट करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो पर्सन है, दो पर्सन को एक डिसीजन लेना है, अगर दोनों पर्सन कॉपरेट करेंगे तो दोनों को बेनिफिट है। अगर कोई एक जो है वो कॉपरेट करे और दूसरा जो है वो अपना पर्सनल बेनिफिट देखे, जैसे मान के चलो कि मैं अपना पर्सनल बेनिफिट देख रही हूँ लेकिन दूसरे वाला जो पर्सन है वो कॉपरेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉपरेट कर रहा होगा या जो पर्सनल बेनिफिट देख रहा होगा, दोनों में से किसी एक को जो है वो ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। अगर हम दोनों ही सिर्फ अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखेंगे तो दोनों को आउटकम जो है वो यहाँ पर बद से बदतर मिलने वाला है, कि मैं भी अपना पर्सनल बेनिफिट देखूं, वो भी अपना पर्सनल बेनिफिट देखे, हम दोनों कॉपरेट ही ना करें एक साथ मिलकर के, तो ना तो उसको अच्छे से बेनिफिट मिलेगा ना तो मुझे मिलेगा, दोनों को ही यहाँ पर लॉस। अगर कोई एक कर रहा है, कोई एक बेनिफिट देख रहा है, तो दोनों में किसी एक को मिलेगा। अगर दोनों ही कॉपरेट करके काम करेंगे तो दोनों को अच्छे बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पर मिल सकते हैं। तो यानी कि प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट वर्सेस कलेक्टिव इंटरेस्ट, तो यही एक आपके पास में प्रॉब्लम रहती है बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर में भी। तो इस चीज को भी यहाँ पर प्रिजनर डेलिमा के थ्रू इसको सॉर्ट आउट किया गया कि ओरिजिन की गेम थ्योरी जो है वो डिस्कशन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। मान के चलो कि अगर सबको ये जो हम लोगों को रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं हर 6-6 घंटे के बाद में, तो जिसने ज्यादा लगाया उसको ज्यादा परसेंटेज मिल रहा होता और जिसने कम लगाया उसको कम मिल रहा होता, तो फिर यहाँ पर क्या होता, जिसने ज्यादा लगाया उसको ज्यादा बेनिफिट मिल जाते, कम वाले को कम मिलते। तो यहाँ पर वर्स्ट सिनेरियो भी हो सकता था, लेकिन सिस्टम ने क्या किया, सबको इक्वली रिवॉर्ड्स जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ताकि ये वाला जो प्रोसेस है ना कि दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है दो लोगों के बीच में वो इक्वल रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास में अपलाइन को ज्यादा आ रहा है या डाउनलाइन को कम आ रहा है, राइट, या आपको कम आ रहा है, सभी को यहाँ पर इक्वल रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। सभी के पास में जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है रिवॉर्ड्स की वो कितनी हो रही है, लमसम 0.1400% से लेके 0.3% तक का। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ये प्रोसेस यहाँ पर ओरिजिन ने लेके आए हैं ताकि कोई भी इस कंसेप्ट के अंदर में आकर के किसी के साथ में भेदभाव ना हो पाए, राइट। अगर कोई सेंट्रल बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही है व्हाइट पेपर यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज कर रहा है कि अगर इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी या फिर कोई सेंट्रल बैंक इसे कंट्रोल नहीं कर रही है तो यूजर्स अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इकोसिस्टम के कलेक्टिव इंटरेस्ट के साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ये क्वेश्चन रेज हुआ। तो रीजन ने यहाँ पर आंसर दिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस इंसेंटिव्स प्लस इंटरनल कोऑर्डिनेशन प्लस गेम थ्योरी, इन सब का कॉम्बिनेशन बन करके यहाँ पर आपके पास में है पार्टिसिपेंट्स को इंसेंटिव्स देने की और कॉर्पोरेट इकोनॉमिक बेनिफिशियल हो, इसका यहाँ पर आपको प्रूफ दिया गया। वही सेम एग्जांपल कि अगर इसे कोई पर्सन कंट्रोल नहीं कर रहा है तो हर यूजर्स को उनके इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से यहाँ पर मिलेंगे, उनको कलेक्टिवली इंटरेस्ट जो है वो कैसे वो उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। तो उसमें उन्होंने क्या आंसर किया कि हम लोग यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस बनाएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करेंगे, इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे जो कि रिवॉर्ड्स की फॉर्म में है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन सभी कम्युनिटी मेंबर्स का एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन, और जो गेम थ्योरी है यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर जस्ट अभी गेम थ्योरी को स्टडी किया उसके साथ में मिलकर के इसको रन करेंगे ताकि सभी को यहाँ पर इक्वल बेनिफिट्स जो है वो मिल पाए, राइट। सो ये चीज भी अभी आप लोगों के माइंड से क्लियर हो गई होगी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से ही रन कर रहा है। तो रीजन एलजीनेस अगर यहाँ पर कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आ रहा है तो कुछ चेंजेस भी आ रही हैं, तो वो सब चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही हो रहा है।
उसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, उसमें आपके पास में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, इंसेंटिव्स का, इंटरनल कोऑर्डिनेशन और गेम थ्योरी का। इसके जरिए आपके पास में सबको इक्वली रिवॉर्ड्स भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं, राइट। ये यहाँ तक का सारा सेशन आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं इतना ही बता पाई। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिसके जरिए हम लोग इस व्हाइट पेपर को और ज्यादा अच्छे से जब लोग हम लोग स्टडी करेंगे ना, बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर भी हो पाएंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने इतने ध्यान से इस पूरे सेशन को सुना। आई थिंक 210% आई थिंक यहाँ पर कनेक्टेड थे मेरे साथ में, या 205-6 तक की। चलिए, अब जो है मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी संदीप सर को, ताकि आप आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। सर प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नेहा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक नारी शक्ति के लिए सुबह सुबह का टाइम निकाल कर हमें एक जानकारी देना बहुत टिपिकल हो जाता है। और उसके बाद भी नेहा मैम हमें ये सेशन प्रोवाइड करती हैं, अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच। नेहा मैम, क्या आप कंटिन्यू कर पाएंगे? एक्चुअली मेरी सांस बहुत ज्यादा भर रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आप क्या कंटिन्यू कर पाएंगे? ओके सर, ओके, नेहा इट्स मैम, ओके। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा सांस भर रही है मेरी। कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। सो यस, यहाँ पर हम लोग जो है रिव्यू सेशन को कंटिन्यू करते हैं। रियलमी के नेम से कोई एक पर्सन ने हैंड रेस किया है। सर सबसे पहले तो आप अपना नेम बताओ, आपका नेम क्या है, और जब भी आप इस रूम में आओ अपने नेम को रीनेम करके आओ। यस प्लीज वेलकम। आपका माइक ओपन है। नेक्स्ट यहाँ पर बुलाना चाहूंगी गीता गौरव जी को। यस प्लीज वेलकम। गीता गौरव जी, आपका माइक ओपन है। डीएस हैंड रेस कर रहे हो लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हो। जिग्नाशा जी, यस प्लीज वेलकम। क्या मेरा वॉइस नहीं आ रहा है किसी को? मैम, आ रहा है, आपका वॉइस आ रहा है, लेकिन जो लोग हैंड रस्ट करके नहीं आ रहे हैं उनको या तो फिर उनको हम लोग रिमूव करें, कि समय भी खराबी भी होती है। दूसरा, जो रीनेम करके नहीं आ रहे हैं और हैंड रस्ट करते हैं तो उनको भी हम रिमूव कर सकते हैं, ताकि उन्हें जो नॉलेज मिल रहा है वो ना मिल पाए, उन्हें खराब ना हो पाए। यस, जसवंत सिंह जी, मैं आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। एंड ओपो नेम से जो भी पर्सन हो, प्लीज आप अपना पहले नेम को रीनेम करके आइएगा। हाँ यस, मैम, गुड जसवंत मॉर्निंग। सिंह सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैम, आप जो ये वाइट पेपर एक्सप्लेन करते हैं कल से, तो इसके लिए हम कितना भी थैंक यू बोले वो कम है, क्योंकि आप कितना स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद अगर ये आपने एक आधा घंटा या पौना घंटा बोलते हैं, उसके लिए आपको कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कितना रिसर्च करना पड़ता है, कितना समझ के हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसके लिए हम आपको बहुत थैंक यू, हमारी पूरी कम्युनिटी थैंक यू है। और आपकी इतनी तबीयत है ऐसी, संदीप सर की भी ऐसी तबीयत है, फिर भी आप लोग इतना हमारे लिए कितना एफर्ट्स करते हैं। तो इसके लिए हम बहुत थैंक यू बोलते हैं। और सूरज सर ने ये जो मुहिम चलाया है, रियली सबके लिए बहुत अच्छा है। तो हमको यहाँ एक सिंसियर पर्सन बन के रिव्यू भी देना है, कुछ ना कुछ अच्छा हमको यहाँ इन्फॉर्म करना है, और हमें जो पूरे कम्युनिटी को सपोर्ट करना है। तो बस सेकंड मैम, कोई भी इंसान यहाँ आएगा और कुछ ना कुछ सीखेगा वाइट पेपर, और कुछ ना कुछ जानेगा, उसको अच्छा एक क्या नॉलेज मिलेगा, और उनके अंदर जो भी डाउट है वो धीरे धीरे यहाँ से उसको क्लियर होगा। वो प्राइस के ऊपर टिकेगा ही नहीं, क्योंकि ये अभी आपने समझाया कि इकोसिस्टम क्या है पूरा। तो इसके लिए मैडम, मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम जसवंत सिंह मेहरा है। और मैं बहुत थैंक यू आप लोगों को बोलता हूँ, पूरे आपकी एंटायर टीम को थैंक यू बोलता हूँ मैडम। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा यहाँ पर व्हाइट पेपर को एक्सप्लेन करने का यही एक मोटिव है, क्योंकि सबके माइंडसेट में यही चीज है कि प्राइस एंड प्राइस एंड प्राइस। लेकिन हम लोग इस प्रोजेक्ट की
जो मिशन एंड विजन है, इसका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो क्या है, उसको एक बार हम लोग समझ जाएंगे ना, तो आपको एक चीज का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। फेजेस आते हैं, अप एंड डाउन हर एक प्रोजेक्ट के अंदर में आते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को अगर कॉन्फिडेंस है ना प्रोजेक्ट के ऊपर में, तो हम डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा इनकम जो है वो जनरेट करके जा सकते हैं। सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया आपको व्हाइट पेपर के अंदर में इस प्रोजेक्ट का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो क्या है, किस तरीके से ये जो है वो रन कर रहा है, इसके सारे मैकेनिज्म कैसे यहाँ पर रन कर रहे हैं, उसको समझाने का यहाँ पर थोड़ा सा मैंने प्रयास किया। बाकी कल के सेशन से हम लोग टेक्निकल ही होंगे। इसका जो बाकी पार्ट है, आप लोग एक बार अपने अपने सीनियर्स के साथ में भी कनेक्ट करो, उनसे व्हाइट पेपर लीजिए। हम लोग बाकी के पार्ट को नेक्स्ट संडे या मंडे को हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो थैंक यू एवरीवन। अभी काफी सारे हैंड रेज है, लेकिन मैं बहुत सबको बोलना चाहूंगी बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रिव्यू रखिएगा। प्लीज वेलकम आर एस तोमर सर। बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रिव्यू के साथ में आप अपनी बात रखिएगा। यस प्लीज वेलकम। जय हिंद मैम, नमस्ते। क्या मेरी आवाज़ नमस्ते क्लियर है? सर। जी सर क्लियर है। आज का जो मैम ने टेक्निकल सेशन लिया, वाइट पेपर के ऊपर सारा चीज बताया है, लोगों को समझना चाहिए। ये लॉन्ग विजन का प्रोजेक्ट है। मैं कह रहा हूँ कि जिस आदमी ने एक कॉइन भी रख लिया और लंबे विजन के लिए छोड़ दिया, वो लखपति तो है ही है, आने वाले समय में करोड़पति भी है। दूसरी बात, एलजीएनएस को मैंने 17 महीने के बाद समझा था। अच्छा खासा मेरा पोर्टफोलियो है, और मैं तो 10-10 दिन तक अपना वॉलेट खोल के ही नहीं देखता। रेट कम है, कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहने तो, कंपाउंडिंग तो चल रही है। अब कंपाउंडिंग के मैकेनिज्म को कोई नहीं समझ पा रहा है, तो उसमें ना तो प्रोजेक्ट की गलती है, ना समझाने वाले की गलती है। समझना खुद पड़ेगा, सीखना खुद पड़ेगा, खुद से काम मोबाइल पे करना होगा। और इसको इग्नोर ना करें, सब लोग आए, सीखें, समझें। बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। आने वाले समय में पूरा वर्ल्ड डिसेंट्रलाइज मॉडल पे शिफ्ट होगा, ये पक्की बात है। ये लोग आज नहीं समझ रहे, बाद में समझेंगे। थैंक यू मैम, कैरी ऑन मैम। संदीप सर की थैंक हेस्टिंग यू बहुत ही सो गजब मच की। थैंक सर। यू, कैरी ऑन। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच में सुनील जी हैं। ओपन नेम से सर, आप जो भी है प्लीज आप अपना एक बार नेम रीनेम करके आइएगा। ये सुनील जी प्लीज वेलकम। नमस्कार मैडम। आपकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप इतना अच्छा समझा रहे हैं पिछले 1-2 दिन से व्हाइट पेपर को। और हमारा को ये व्हाइट पेपर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई घाव होता है, उसके ऊपर मलहम लगाना होता है, तो वो वाला बात लग रहा है अभी हमारे को। तो मतलब 2 दिन से जो परेशानी जो हो रही थी कि भाई प्राइस की वजह से लेकर के, मैं तो नहीं था लेकिन मेरे जो भी जानकार थे उनके मेरे पास में फोन आते थे कि इस प्रकार से काफी जरा रेट ना काफी ज्यादा डाउन है। तो मैं उनको सबको यही कह रहा हूँ कि भाई आप अपनी मीटिंग को आप अटेंड करिएगा, तो आपको सब कुछ वहाँ पे बताया जा रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या तरीका रहता है। और उससे बहुत बढ़िया ना जानकारी है ना मिल रही है। तो व्हाइट पेपर बहुत बढ़िया आप दो दो दिन से ना ये जो है बता रहे हैं आप, ये बहुत ही बढ़िया। और ये बात सही है तोमर साहब की जैसे बात बोली कि इन्होंने जैसे प्राइस को देखते नहीं थे। मैंने भी 4 महीने तक तो मैंने कभी भी अपने कॉइन स्टैक करके मैंने कभी दोबारा उठा के देखा भी नहीं था। और उसके बाद ही फिर जो है मैंने इसको देखना शुरू किया था। 4 महीने तक मैंने इसको उठा के ही नहीं देखा था कि कॉइन मेरे कहाँ कैसे पड़े हैं, क्या प्राइस है, मैं कभी देखा भी नहीं इसको उठा करके। इसलिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले दिन ही इसको समझ लिया था कि कंपाउंडिंग का ही काम है ये, इसका ना प्राइस मैटर नहीं करेगा। तो वो वाली बात है, पता नहीं लोग अभी परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बातें। और मैं इसी के साथ में ना अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि आगे भी बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू सो मच सर। सो यस, अच्छा लगा जान करके कि आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हमें प्राइस से घबराना नहीं है। प्राइस अगर आज की डेट में ये है, तो डेफिनेटली ये इसको आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझो कि यहाँ पर आप कम रेट के अंदर में ही अपने बिजनेस को ग्रो करके अपने रैंक्स को इजीली अचीव कर सकते हो, राइट। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लग रहा होगा सबको कि यस रेट कम है लेकिन लोगों का विश्वास नहीं आ रहा, तो आप उनको ये सब चीजें जब आपकी खुद की नॉलेज गेन करोगे ना कि क्या प्रोजेक्ट का विजन है, क्या मिशन है, तो आप जब उसको समझ जाओगे तो आपके अंदर में भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप आराम से सेकंड पर्सन को भी आसानी से समझा पाओगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और कल का सेशन हमारा वापस रिपीट रहेगा, टेक्निकल सेशन, जिसके अंदर में हम लोग वॉलेट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, राइट।
चाहे वो पॉलीगन का हो या अनुबिस का हो, कल के सेशन में हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद में एलजीएनएस कैसे परचेज करना है, नेक्स्ट डे हम उसको कवर करेंगे, राइट। ये जितना भी बाकी पोर्शन रह गया है, या तो आप उसे खुद से एक बार स्टडी करने की कोशिश करो। अगले हम नेक्स्ट मंडे को इसको वापस जहां से छूटा है उसको मैं फिर से एक बार कवर करने की कोशिश करूंगी, ताकि और भी थोड़े से आपको आइडियाज आ पाए। सो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं इवनिंग के सेशन में। अपने अपने न्यू गेस्ट को जरूर लेकर के आओ इवनिंग के सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।